सभी विद्यार्थियों को दीपावली की शुभकामनाएं। काफ़ी लंबे समय के पश्चात मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कर रही हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय का है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा भारतीय मंत्रिमंडल की कार्यशैली प्रायः एक जैसी होती है, क्योंकि इनकी प्रकृति भी एक सी ही है। दोनों में ही संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल तथा व्यवस्थापिका संबंध घनिष्ठ होता है। अतः मंत्रिमंडल की जो कार्यशैली है वो अध्यक्षीय प्रणाली के मंत्रिमंडल से भिन्न होती है। व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है और संसदीय प्रणाली वाले मंत्रिमंडल को हमेशा सचिवालयी सहायता की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ब्रिटेन के बारे में नहीं बल्कि भारत के मंत्रिमंडल सचिवालय की, कि जो मंत्रिमंडल है उनको सचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल जो है सचिवालय का गठन किया जाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रियों को तथ्य, आंकड़े, सूचना और प्रशासनिक परामर्श उपलब्ध कराता है। ब्रिटेन में इसकी स्थापना 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की गई थी। इससे पूर्व प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के मध्य बैठकों का अनौपचारिक विवरण व्यक्तिगत स्तर पर मंत्रीगण स्वयं रखते थे। किसी प्रकार की औपचारिक एवं लिखित कार्यवाही नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, कार्य विस्तृत होते गए, वैसे वैसे ये होने लगा कि मंत्रिमंडल को जो मुद्दे हैं उनको प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए, अब उनके अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के लिए और संबंधित विभागों एवं मंत्रिमंडलीय निर्णय पहुंचाने के लिए एक सचिवालय स्थायी रूप से बना रहना चाहिए। सन 1922 में बोनर कानून के अंतर्गत इस सचिवालय को समाप्त करने की भी सिफारिश की गई, लेकिन इसकी कार्यशैली जो है इतनी व्यवस्थित थी, कार्यकुशल थी और उसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे समाप्त नहीं किया गया। हम चर्चा करेंगे संगठन की। मंत्रिमंडल सचिवालय को ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में एक अलग से विभाग का स्तर प्राप्त नहीं है, बल्कि इसे विशेष विभागों की श्रेणी में रखा गया है। इस सचिवालय के कार्यकरण में प्रधानमंत्री यदा कदा उसको निर्देश देता है। यद्यपि परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री सचिवालय का राजनीतिक प्रभारी होता है। कुछ प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए द्वितीय श्रेणी के मंत्री नियुक्त किए थे, लेकिन अधिकांश अवसरों पर इस सचिवालय का अलग से मंत्री नियुक्त नहीं किया जाता। प्रशासनिक स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिव की भूमिका केवल मंत्रिमंडल सचिवालय तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह अन्य प्रशासनिक विभागों के साथ भी सामंजस्य बैठाता है। मंत्रिमंडल सचिव की सहायता के लिए एक स्थायी सचिव होता है। हम इसको अपने दूसरे चार्ट के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। स्थायी सचिव होता है और उसके पश्चात इसको विभिन्न विभागों में कार्यों की प्रकृति के आधार पर 7 विभागों में बांटा गया है। ये विभाग हैं, जैसा कि चार्ट में भी स्पष्ट है, प्रतिरक्षा मामले का विभाग, समुद्र पारीय मामले का विभाग, आर्थिक मामले का खंड, गृह एवं संसदीय मामले का खंड, यूरोपीय मामलों का खंड, O&M और आसूचना खंड। इन विभिन्न खंडों में इनको बांट दिया गया है और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये अपने अपने विषय से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक खंड को एक अवर सचिव के अधीन किया गया है। आसूचना खंड में पदाधिकारी पद सोपान को ध्यान रखे बिना सीधे ही गृह मंत्री तथा प्रधानमंत्री से संपर्क कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इस सचिवालय का एक विभाग बनाया गया था, जो कि वर्तमान में एक स्वतंत्र विभाग है। संगठन के पश्चात हम चर्चा करते हैं इसकी कार्य एवं भूमिका की।
मंत्रिमंडल को थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक का मतलब होता है कि जो सोचने समझने का कार्य करे। तो पहला कार्य जो हम देखेंगे मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का। चूंकि राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल का मित्र, दार्शनिक, सहयोगी, सूचनादाता माना जाता है। प्रायः जो भी मंत्री होते हैं वो प्रशासन के कानून, नियम, प्रक्रिया और समन्वय प्रणाली से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं और उनको राजनीतिक गतिविधियों में लंबा समय देना पड़ता है। अतः प्रशासनिक परामर्श एवं सहायता निर्णायक भूमिका निभाती है। यह प्रशासनिक सहायता प्रत्येक मंत्री को उसका संबंधित विभाग प्रदान करता है। यहाँ प्रशासनिक सहायता से तात्पर्य मंत्रिमंडल समितियों को दी जाने वाली सहायता से है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में अनेक समितियां भी कार्य करती रहती हैं जो हर देश की मंत्रिमंडल में कार्य करती हैं। दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली जो मंत्रिमंडल की बैठक हैं उनका एजेंडा निर्धारित करना और उसको प्रत्येक मंत्री तक भिजवाना, ये कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय का होता है। वह एक परिपत्र बनाता है जिसमें बैठक के मुद्दे सहित समय, दिनांक, बैठक स्थल, कहाँ पर होगी मीटिंग और उससे संबंधित जो विशिष्ट निर्देश होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। इसका निर्धारण मंत्रिमंडल का जो सचिव है वो पीएम के साथ मिलकर के करता है। बैठक के लिए जो आवश्यक फाइलें होती हैं, जो नियम होते हैं, सुविधाएं होती हैं और अन्य सूचनाओं की व्यवस्था करते समय सचिवालय को यह निर्देश रहता है कि वह इनको गोपनीय तरीके से करे, गोपनीयता को भंग ना करे। जब हम इसके अन्य कार्यों को देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की सरकारी नीतियों, कानूनों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने का कार्य करता है। प्रशासनिक सुधार, नवाचार से संबंधित कार्य, अध्यादेश जारी करने से संबंधित कार्य, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत एवं संधि समझौते की रूपरेखा बनाना, संसद के मंत्री के आयोजन एवं स्थगन की तिथियों को निर्धारित करना, सम्राट को मंत्रिमंडल एवं सरकार के निर्णयों से अवगत कराना, समितियों की रिपोर्ट का प्रकाशन और विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक बैठकों की कार्यवाही में प्रशासन से संबंधित सहायता देने का कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय का जो मुख्य कार्य है वो है मंत्रिमंडल के लिए प्रशासनिक परामर्शदाता तथा प्रधानमंत्री के सहयोगी की भूमिका निभाना है। यह सचिवालय सभी विभागों से संबंधित निर्णयों से जुड़ा हुआ है, अतः इसे केंद्रीय पूल की स्थिति में गंभीरता से दायित्वों की पूर्ति करता है। विभिन्न विभागों और स्तरों पर समन्वय स्थापित करने में भी मंत्रिमंडल सचिवालय की एक भूमिका प्रभावी होती है। तो बच्चों, आज जो हमने चर्चा की वो मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में की। मंत्रिमंडल सचिवालय एक महत्वपूर्ण विभाग है। बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में जो अध्ययन है वो चूँकि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हमने भारत के मंत्रिमंडल सचिवालय का अध्ययन किया था और इसके अंतर्गत हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय प्रायः दोनों के कार्य और व्यवस्था एक समान ही दिखाई देती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से निवेदन है कि YouTube के जो चैनल हैं उन्हें सब्सक्राइब करें और समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनको देखें और अपने अध्ययन को उन पर आधारित करें, क्योंकि ये जो समय मुश्किल है वो हम सबके लिए इतना मुश्किल है ताकि हम अपने अध्ययन को ना रोकें। सभी को धन्यवाद।